Spoiler warning. Plot and/or ending details follow. Absolute Universe is a universe created by Darkseid, जिसमें चीजें होती हैं blah blah blah. I don't want to talk about that in this video. We are right now witnessing history. कहानी शुरू होती है गौतम सिटी के एक ब्यूटीफुल शॉट के साथ, जिसको एक अनएक्सपोज्ड बाइक राइडर नरेट कर रहा होता है. ये आदमी काफी समय के बाद गौतम सिटी में वापस आया है, मगर इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये गौतम सिटी की गली गली से वाकिफ है. एक एलिवे में रुककर ये बताता है कि ये यहाँ कुछ गलत काम करने आया है. ये अपने आप को रिवील करता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एल्फ्रेड पेनीवर्थ है. एल्फ्रेड अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ दर्जन के भाव में वेपन्स रखे हैं. एल्फ्रेड अपनी बेटी को मैसेज करता है कि अगर वो अब भी इस सिटी में रहती है तो वो उससे मिलना चाहता है. एल्फ्रेड को पता भी नहीं कि उसकी बेटी अब रहती कहाँ है. इसका मतलब उन दोनों का रिलेशन काफी खराब है. होप के चलते मैसेज करने के बाद हमें एल्फ्रेड का पर्पस पता चलता है और पता चलता है कि वो इस यूनिवर्स में एक सीक्रेट एजेंट है और यहाँ पार्टी एनिमल्स नाम की एक गैंग की इंटेल गैदर करने आया है. पार्टी एनिमल्स ने गौतम सिटी का क्राइम रेट 100% तक बढ़ा दिया था. एल्फ्रेड को ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसको इस गैंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंटेल इकट्ठी करनी है, मगर उनके साथ इंगेज नहीं करना. एल्फ्रेड को बताया जाता है कि पार्टी एनिमल्स के पीछे कोई और भी पड़ा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता. एल्फ्रेड को उसके कोऑर्डिनेट्स उसकी बाइक में भेज दिए जाते हैं, मगर जब वो अपनी बाइक लेने के लिए वापस जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बाइक तो चोरी हो गई. अगली सीक्वेंस में हम देखते हैं क्रॉक्स जिम. और हाँ, ये वही किलर क्रॉक का जिम है जो बैटमैन का विलन है. और यहाँ पर हमें दिखता है ब्रूस वेन. बट दिस इज नॉट अ रेगुलर ब्रूस वेन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मसल्स, बिग चंकी मसल्स. और इसको 2 पंचेस लगते हैं पंचिंग बैग के 2 टुकड़े करने में. And while he is pulling the soul out of this bag, we see flashbacks of him and his father in the zoo. किलर क्रॉक और वेन की कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में वो दोनों एनिमीज नहीं बल्कि फ्रेंड्स हैं. और सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि ऑजी, हार्वे, एड और सलीना काइल्स, ये सब बचपन से स्कूल फ्रेंड्स हैं. किलर क्रॉक वेन को रात में पोकर नाइट के लिए इनवाइट करता है, मगर वेन मना कर देता है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ब्रूस वेन की बैटमैन आइडेंटिटी के बारे में इस यूनिवर्स में किसी को नहीं पता. ये सीक्वेंस खत्म होने के बाद हमें दिखाई जाती है एक लग्जरी याच जिसमें विजिबली लाउड म्यूजिक बज रहा होता है. सी फूड, सिगार्स एंड पावरफुल लुकिंग मैन आर इनसाइड. मगर इनके साथ इस याच में कोई और भी है. समवन एनोनिमस, समवन हु इज नॉट स्कैर्ड ऑफ दीस पावरफुल पीपल. क्योंकि जब ये आदमी आयरॉनिकली बोलता है कि इस म्यूजिक की आवाज को और तेज नहीं हो सकती, तो ये मास्क्ड पर्सन उस म्यूजिक को और तेज कर देता है. इन सब के बीच में मास्क्ड पर्सन ये मेंशन करता है कि ये दोनों पावरफुल लुकिंग पीपल कोई और नहीं बल्कि मरोनी और फैल्कोन है, हु आर द बिग माफिया ऑफ गॉथम सिटी. कार्माइन फैल्कोन मास्क्ड पर्सन को बोलता है कि गॉथम सिटी में उसके और पार्टी एनिमल्स के लिए कोई जगह नहीं है. गॉथम सिटी में फैल्कोन और मरोनी फैमिली की हिस्ट्री है और कोई भी बाहर आके गौतम सिटी में हल्ला नहीं बचा सकता. कारमाइन की हिस्ट्री वाली बात पर मास्क पर्सन बोलता है हिस्ट्री ही तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की फिक्र करता है. ये बोलने के बाद वो फैल्कोन और मरोनी को हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे सॉक्रेट्स, वॉशिंगटन और एमएलके के डेथ मास्क दिखाने लगता है. इसके बाद वो फैल्कोन को उसके कज़न का और मरोनी को उसके भाई का डेथ मास्क भी दिखाता है, जिसको देखकर ऑब्वियसली उन दोनों की गांड फट जाती है. और इसी के साथ वो फैल्कोन और मरोनी को उन दोनों के मास्क की जगह पे दिखा देता है और बहुत ही पीसफुली उन दोनों को मार देता है. एंड नाउ वी सी आवर फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बैटमैन. आज रात जिम गॉर्डन टाउन हॉल में पब्लिक को एड्रेस करने वाले थे. और हाँ, जिम गॉर्डन इस यूनिवर्स के अंदर डेप्यूटी चीफ नहीं बल्कि गौथम सिटी के मेयर हैं. मगर रिसेंट अटैक्स के बाद पब्लिक में जिम गॉर्डन के लिए डिसअप्रूवल पैदा हो गया है. लोग चाहते हैं कि पार्टी एनिमल्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन ले. तभी हमें पता चलता है कि टाउन हॉल में पार्टी एनिमल्स से एक अटैक एग्जीक्यूट करने वाले हैं. एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज़, यू नो व्हाट टाइम इट इज़, इट्स पार्टी टाइम. टाउन हॉल के अंदर एक स्टन ग्रेनेड आकर गिरता है और एक पार्टी एनिमल मेंबर जिम गॉर्डन को शूट कर देता है. ऑल्सो जिम गॉर्डन की बेटी इस यूनिवर्स के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में है. पार्टी एनिमल्स के बाकी मेंबर्स टाउन हॉल में एंटर करते हैं और बोलते हैं अगर किसी को रोना धोना है या किसी को बताना है कि कैसे उसके छोटे छोटे बच्चे या बूढ़े माँ बाप घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो अभी रो लें, क्योंकि ये सब सुनने में उन्हें बड़ा मजा आता है. और ये बोल के वो ओपन फायर करने ही वाले होते हैं कि उन्हें टाउन हॉल से कोई बाहर खींच लेता है और टाउन हॉल के गेट्स बंद हो जाते हैं. जिम गॉर्डन की बेटी थोड़ा सा गेट खोलकर देखती है तो उसको दिखता है पार्टी एनिमल्स की पूरी आर्मी बाहर खड़ी थी. तभी एक उल्टा लटका मास्क पर्सन उसको बोलता है चाहे जो हो जाए मगर ये दरवाज़ा मत खोलना. एल्फ्रेड भी इस सब सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है और ऑफिशियल्स को बताता है कि सेकंड प्लेयर मैच में आ चुका है और उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि अगर सेकंड प्लेयर इंटेल इकट्ठी करने में किसी भी तरह की बाधा डाले तो एल्फ्रेड को इंगेज करने की परमिशन है. एल्फ्रेड सेड कॉपी एंड द मैच बिगिंस. लड़खड़ाते हुए पार्टी मेंबर्स उठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें बाहर खींचा किसने. तभी उन्हें सीलिंग से लटका हुआ कोई दिखता है. वो उसके ऊपर ब्लाइंड फायर करना शुरू कर देते हैं, मगर उन बुलेट से उसको कुछ नहीं होता. और तभी वो पर्सन एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है. एंड वी सी एंड वी सी वेंजेंस, द डार्क नाइट, द मैन, द मिथ हिमसेल्फ, बिग बिग मसल्स, द एब्सोल्यूट बैटमैन. और अभी भी बैटमैन के ऊपर ब्लाइंड फायर हो रहे होते हैं.
तभी बैटमैन नीचे कूदता है और उन लोगों के ऊपर हेल अनलीश कर देता है। ये सब देखने के बाद एल्फ्रेड भी बैटमैन से इम्प्रेस हो रहा था और बैटमैन पार्टी एनिमल्स को नॉकआउट करता चला जा रहा था, जिसके पीछे एल्फ्रेड अपनी कमेंट्री दे रहा था एंड इट वॉज अमेजिंग टू रीड। बैटमैन कैसे अपने काउच के एयरपीस निकालता है और उन्हें नाइव्स बना लेता है और सबको स्टैब करता चला जाता है, ऑल दिस ब्लड शेड, वो भी एकदम प्रिसीजन के साथ कि वो किसी की आर्टरी को नहीं काट दे ताकि कोई मर ना जाए। और तभी वहाँ एक चंकी पार्टी एनिमल शापड़ लेकर आ जाता है और बोलता है, इस हाथ ने इतने लोग मारे हैं जितने तू गिन भी नहीं सकता। तभी बैटमैन एक हिल्ट निकालता है और अपने बैट सिंबल पर लगाता है और अपने बैट सिंबल को एक एक्स बना लेता है और उस पार्टी एनिमल का हाथ ही काट देता है। हाथ काटने के बाद बैटमैन बोलता है, मैंने सुना है कि कभी कभी वो इसको वापस भी जोड़ देते हैं। यहाँ से 3 ब्लॉक्स दूर एक हॉस्पिटल है, मगर मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में। शायद जल्दी भागा जाए तो मिल सकता है। और बाकी के तुम, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, भाग सकते हो तो भाग जाओ। यही देखकर सारे पार्टी एनिमल्स वहां से भागने लगते हैं। तभी एल्फ्रेड कमेंट्री देता है और कहता है कि अगर वो बैटमैन की जगह होता तो उनके भागने की जगह पर पहले से ही ट्रैप्स लगा कर रखता। तभी उसके कहते ही बैटमैन माइंस एक्टिवेट कर देता है और सारे फ्लीइंग पार्टी एनिमल्स ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी एल्फ्रेड को कॉल मिलती है कि सैटेलाइट इमेजेस ब्लास्ट की वजह से इंटरप्ट हो गई हैं और एल्फ्रेड को बैटमैन के साथ इंगेज करने की परमिशन है। यही सुन के एल्फ्रेड अपनी गन लेके स्मोक में से बैटमैन के पास जाता है और उस पर गन पॉइंट करके बोलता है, ये DC-34 शॉट गन है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 और हैं। तुम्हारे सोचने से पहले ही ये तुम्हारा दिमाग उड़ा सकती है। तभी बैटमैन उसके सीने पर जोर से लात मारता है और बोलता है, साउंड्स डेंजरस, और वही शॉटगन लेके भाग जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है ब्रूस वेन, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस यूनिवर्स के अंदर ब्रूस वेन कोई बिलियनियर नहीं है, बल्कि एक रेगुलर ब्लू कॉलर वर्कर है। तभी फ्लैशबैक्स में हमें वही जू दोबारा दिखाया जाता है जहां ब्रूस और उसके फादर पहले दिखाए गए थे, मगर यहाँ पर कोई क्रिमिनल शूटिंग करने आ गया है। मगर ब्रूस के फादर सारे बच्चों को लेके बैट हाउस में छुपा देते हैं। एक्चुअली ब्रूस यहाँ पर अपनी क्लास के साथ पिकनिक मनाने आया हुआ था और ब्रूस के फादर थॉमस वेन इस यूनिवर्स में एक स्कूल टीचर हैं जो इन बच्चों को पिकनिक पर लेकर आए हुए थे। सारे बच्चों को बैट हाउस में छुपाने के बाद थॉमस वेन गेट बंद कर देते हैं और कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए मगर ये दरवाज़ा मत खोलना, और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और शूटर थॉमस वेन को वहीं मार देता है। अपने फादर की डेथ के बाद ब्रूस वेन अपने आप को खो देता है, मगर कुछ समय के बाद वो अपने आप को समेटता है और स्टेट की बेस्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। अप्लाइड मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, सोशियो कल्चर हिस्ट्री, क्रिमिनल साइकोलॉजी, मिलिट्री थ्योरी और वो सब जिसकी उसको ज़रूरत थी। पढ़ाई के बाद ब्रूस वापस अपने शहर गॉथम आता है और पावर ग्रिड की कंस्ट्रक्शन में काम करने लगता है। वाटर डिपार्टमेंट में काम करता है, सिटी हॉल से हर पॉलिसी सीखता है और टनल्स के अंदर अपने बेस बनाना शुरू कर देता है। ब्रूस वेन की इन्फॉर्मेशन और बैटमैन की रियल आइडेंटिटी निकालने के बाद एल्फ्रेड उसका पीछा करते हुए उसके घर उसको असैसिनेट करने आ जाता है। मगर तभी एल्फ्रेड के पास उसकी बेटी का मैसेज आता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं, मगर इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन के सिर्फ एक ही पेरेंट की डेथ हुई है और ब्रूस वेन की मदर अभी जिंदा है। एल्फ्रेड बोलता है, मैं चाहूँ तो इसको भी मार सकता हूँ, मगर ये सिर्फ एक बच्चा है। एब्सोल्यूट बैटमैन इज अराउंड 20 to 21 ईयर्स ओल्ड, और यही बोल के एल्फ्रेड वहां से चला जाता है। अगली सीक्वेंस में हमें दिखता है कि एल्फ्रेड ब्रूस को ट्रेस करता हुआ उसके हॉलो अपार्टमेंट्स में आ जाता है, मगर ब्रूस उसको सेंस कर लेता है और एल्फ्रेड की शॉटगन उसी के ऊपर पॉइंट करता है। एल्फ्रेड बोलता है, तुम एक किलर नहीं हो, छोड़ दो ये। उसके बोलते ही बैटमैन उसको शूट कर देता है। इस रैपिड एक्शन में ही एल्फ्रेड कंफ्यूज हो जाता है और उसको रियलाइज होता है कि ब्रूस ने उसकी शॉटगन मॉडिफाई करके नॉन लीथल बना दी है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बैटमैन बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है और एल्फ्रेड को दिखता है कि बैटमैन के पास वही बाइक है जो शुरुआत में चोरी हो गई थी। और इसी के साथ ही ये पहला इशू खत्म हो जाता है। बट वी हैव एन एपिलॉग जहां हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड मनीला फिलीपींस के अंदर जिस टारगेट को ट्रैक कर रहा होता है वो वापस आ गया है, और वो टारगेट और कोई नहीं बल्कि जोकर है। जोकर की इसी फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही इशू खत्म हो जाता है। अगले कुछ हफ्तों में पार्टी एनिमल्स और बैटमैन के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। पार्टी एनिमल्स कंटिन्यूअसली गॉथम सिटी पर अटैक कर रहे थे और बैटमैन पार्टी एनिमल्स के ऊपर। इशू शुरू होता है गॉथम सिटी के एक्वेरियम में, जहां बैटमैन पार्टी एनिमल्स को मार रहा होता है और नरेशन में चल रही होती है एल्फ्रेड की कमेंट्री, जो ये सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है। तभी बैटमैन पार्टी एनिमल्स के बीच फंस जाता है, मगर बैटमैन ने ऑलरेडी ये सब प्लान कर रखा होता है और वो एक्वेरियम का ग्लास तोड़कर पूरे हॉल में फ्लड क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर एक मेंबर सरकास्टिकली बोलता है, वाह, तुमने तो हमें गीला ही कर दिया। तो बैटमैन उस पानी में कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर डालकर वाटर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, विच इज काइंड ऑफ नॉट केमिकली एक्यूरेट, बट या एल्फ्रेड बैटमैन की पोजीशन और पैटर्न को ट्रैक कर पता लगाता है कि बैटमैन के बेसिस किस किस जगह पर है। बैटमैन की लोकेशंस गॉथम सिटी के ऊपर एक बैट सिंबल क्रिएट कर रही होती हैं, जिसको देखकर एल्फ्रेड दोबारा बैटमैन से इंप्रेस हो जाता है
बैटमैन की इन्फॉर्मेशन एल्फ्रेड अपने ऑफिशियल्स को बताता है कैसे दिन में ब्रूस वेन एक अनडिटेक्टेबल ब्लू कॉलर कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो अपना रूटीन डिसिप्लिनली फॉलो करता है। मगर इस वीक उसने अपना रूटीन ब्रेक करके ब्लैक गेट प्रिजन में अपने फादर के किलर जोसेफ चिल को विजिट करा है। सीसीटीवी फुटेज में ब्रूस की कॉन्वर्जेशन तो रिकॉर्ड नहीं हुई, मगर देखने से वो एक टेंस सिचुएशन लग रही। एल्फ्रेड को ऑर्डर्स मिलते हैं कि बैटमैन अब उनके मिशन के लिए काफ़ी वॉलेटाइल बन चुका है और अभी तक एल्फ्रेड जो बैटमैन को पार्टी एनिमल से प्रोटेक्ट कर रहा था वो प्रोटेक्शन अब हटा ली जाए। एल्फ्रेड सोचता है कि बैटमैन की वजह से उसको अभी तक काफ़ी मदद मिली थी, मगर वो बिना क्वेश्चन करे बैटमैन के ऊपर से सारी प्रोटेक्शन हटा लेता है और पार्टी एनिमल्स बैटमैन को ट्रैक करते हुए उसकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। एल्फ्रेड बैटमैन को उस सिचुएशन में इमेजिन कर ही रहा होता है कि बैटमैन की बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और बैटमैन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। एब्सोल्यूट क्लासिक, एकदम ट्रू बैटमैन। अगली सीक्वेंस में हमें दिखाए जाते हैं जिम गॉर्डन, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। जिम के साथ उनकी बेटी और ऑफिसर बुलक भी थे, जो आर्ग्यू कर रहे थे कि बैटमैन उनकी साइड है या फिर सीक्रेटली पार्टी एनिमल्स के साथ मिलकर ये सब हैवक क्रिएट कर रहा है। इस कॉन्वर्सेशन के बीच ही मार्था, ब्रूस की मदर, वहां आ जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिम गॉर्डन वेन फैमिली के एक फैमिली फ्रेंड हैं। मार्था कहती हैं अगर थॉमस जिंदा होते तो उन्हें बैटमैन पसंद आता। दोनों ब्रूस के बारे में बात करते हैं, कैसे ब्रूस अपने फादर की डेथ के बाद चेंज हो गया और सबसे कट कट के रहने लगा। तभी हमें अगली सीक्वेंस में ब्रूस दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ पोकर नाइट के लिए आया है। बट ब्रूस के पोकर नाइट पर आने की एक वजह थी। ब्रूस के पास पार्टी एनिमल्स का एक हेडगियर था जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। मगर जैसे मैंने बताया, इस यूनिवर्स में कोई नहीं जानता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है एक्सेप्ट एल्फ्रेड। इसका मतलब ब्रूस के फ्रेंड्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। पार्टी एनिमल्स का हेडगियर देखकर ब्रूस के फ्रेंड्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मगर एड इसको लेकर क्यूरियस था। आफ्टर ऑल ही इज अ जीनियस। बाय द वे, इफ यू डिडंट नो, एडवर्ड निग्मा इज द रिडलर, हार्वी डेंट इज टू फेस, ऑजी इज द पेंगुइन, एंड वी ऑलरेडी मेट किलर क्रॉक बिफोर। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एड पार्टी एनिमल्स का हेडगियर रख लेता है और ब्रूस को बताता है कि ये एक प्राइवेट सर्वर से कनेक्टेड है। अगर हमने इसको क्रैक कर लिया तो हम शायद पता लगा पाएं कि अगला अटैक पार्टी एनिमल्स कहाँ करने वाले हैं। तभी ब्रूस अपने कार्ड्स दिखाता है और बोलता है 3 एसेस एंड 1 जोकर इफ वी आर प्लेइंग विद जोकर्स, जिस पे सब बोलते हैं जोकर्स आर नेवर वेलकम हियर ब्रूस, विच इज अ ग्रेट रेफरेंस फॉर अपकमिंग इश्यूज। अगली सीक्वेंस में हमें दिखता है बैटमैन, जो मेयरल कैंडिडेट और जिम गॉर्डन के ओपोजिशन हिल के हेडक्वार्टर में स्पाई करने के लिए जा रहा है। लॉक्स एंड कोड्स क्रैक करने के बाद बैटमैन को हिल के कंप्यूटर में आर्कम फाइल्स मिल जाती हैं, मगर ये एक ट्रैप होता है और रोमन साइनिस, पार्टी एनिमल्स का लीडर, बैटमैन के साथ एक डील क्रैक करने का ऑफर देता है। मगर बिल्डिंग के बाहर जीसीपीडी बैटमैन को अरेस्ट करने के लिए आ चुकी होती है और पार्टी एनिमल्स ने भी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा होता है। बट बिच, ही इज एब्सोल्यूट बैटमैन। बैटमैन लिफ्ट का डोर ब्रेक करता है और शाफ्ट से नीचे कूद जाता है, only to find out that Alfred is also there. Alfred बैटमैन की तारीफ करते हुए कहता है यू आर अ गुड डिटेक्टिव किड, मगर मुझे पार्टी एनिमल्स के बारे में कुछ इंटेल मिली है जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते। बैटमैन उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। एल्फ्रेड बैटमैन से कहता है मुझे एक चांस दो, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बैटमैन कहता है 30 सेकंड। एल्फ्रेड कहता है ठीक है, मगर उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए कोई गाड़ी है? बैटमैन कहता है तुम उसी पे खड़े हो। एंड वी फकिंग सी द एब्सोल्यूट बैटमोबाइल। ये अभी तक जिस पर खड़े थे वो ग्राउंड था ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी थी। तभी बैटमैन एक्सेलरेट करता है और एल्फ्रेड झटके से गिर जाता है। लुक एट दिस मैनेस। ये कार तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज अ फकिंग हॉल ट्रक। वो ट्रक नहीं होते जो माइंस के अंदर काम करते हैं, फकिंग जायंट्स, दिस इज दैट। अपने रास्ते में आने वाली सारी गाड़ियों को ये ट्रक उड़ाता चला जाता है और इसी के साथ ही हमारा सेकंड इशू भी खत्म होता है। इशू खत्म होने से पहले हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ब्रूस अपने रूम में अकेला बैठा होता है और सेलिना विंडो से उसके रूम में स्नीक इन करती है और ब्रूस को बाहर ले आती है। दे बोथ प्ले टुगेदर एंड शेयर अ बॉन्ड, जिसमें सेलिना एक बार ब्रूस को गिरने से भी बचाती है और कहती है कैट आइज, आई गॉट यू, which shows that they have a bond together. After all, she is Catwoman. थर्ड इशू शुरू होता है कंटिन्यूअस कार चेस के साथ, जिसमें एल्फ्रेड सोच रहा है कैसे उसने 40 साल स्टेल्थ में गुजारे और अपने आप को शैडोज में रखा, अपनी आइडेंटिटी को किसी को पता नहीं लगने दिया, और आज वो इतने सिंबॉलिक ट्रक के अंदर सड़क के ऊपर बीचों बीच है। He realized he actually hate Batman. बैटमैन उससे बोलता है कि उसके पास 30 सेकंड है अपना केस रखने के लिए और एल्फ्रेड चेजिंग पार्टी एनिमल्स को मारते मारते अपना केस बताना शुरू करता है। एल्फ्रेड बताता है कि उसकी फील्ड में ब्लैक मास्क नाम का एक इंसान था जो एक पैरामिलिट्री ग्रुप से लिंक्ड था, कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन दिस प्लैनेट। इस पैरामिलिट्री ग्रुप का काम था दुनिया भर की लोकल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना। एल्फ्रेड का मानना है कि वो ब्लैक मास्क और कोई नहीं बल्कि रोमन साइनिस है। बैटमैन कहता है ठीक है। तभी एल्फ्रेड कहता है जितना धीरे ये चल रही है इस गाड़ी में हम 5 सेकंड और नहीं बच सकते, और तभी बैटमैन स्पोर्ट्स मोड ऑन कर देता है। दिस थिंग, ये 600 टन का ट्रक, इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी है। बैटमैन इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये देखने के बाद एल्फ्रेड बैटमैन से इंप्रेस हो जाता है और सोचता है आई एक्चुअली लव बैटमैन।
तभी एल्फ्रेड बैटमोबाइल की मशीन गन यूज करता है और चेसिंग पार्टी एनिमल्स को शूट करने लगता है। बट दीज आर नॉट बुलेट्स, ये किसी तरीके की बैट सिंबल एम्यूनेशन थी जो सिर्फ व्हीकल्स के टायर पंचर कर रही थी। इसके साथ ही एल्फ्रेड अपना केस कंटिन्यू करता है और बताता है अगर साइनिस ही ब्लैक मास्क है तो उसके पास एंडलेस रिसोर्सेज और हर तरीके की वेपनरी होगी। जिस पे बैटमैन कहता है ठीक है, मैं उससे बड़ी वेपनरी तैयार कर लूंगा। एल्फ्रेड कहता है नहीं, उसके अगेंस्ट इम्पॉसिबल है। मेरा केस ये है कि साइनिस जो प्रूव करना चाहता था उसने इन अटैक से वो कर लिया है। तुम्हें साइनिस के साथ डील करनी चाहिए, शायद तुम गॉथम के हीरो बन जाओ। बैटमैन क्विट करने से मना कर देता है, जिस पे एल्फ्रेड कहता है तुम क्विट नहीं कर रहे, तुम डिप्लोमेटिकली लोगों की जान बचा रहे हो। ब्लैक मास्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करता है। डील एक्सेप्ट करने पर तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिल सकते हैं, जिन पैसों की मदद से तुम एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हो। और इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए साइनिस को ट्रांजैक्शन भी करना पड़ेगा जो मेरी टीम ट्रैक कर लेगी, और मेरे लोगों के पास अभी तक जितनी भी इंटेल है शायद वो उस सब की मदद से साइनिस तक पहुंच पाएंगे। ये कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि इस कार चेस का डेड एंड आ जाता है और जीसीपीडी चारों तरफ से बैटमोबाइल को घेर लेती है। एल्फ्रेड बैटमैन से पूछता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसके पास कोई और प्लान है। बैटमैन बोलता है तुम्हारे सामने जो लीवर है उसको खींच लो। लीवर खींचते ही एल्फ्रेड बिना पैराशूट इजेक्ट हो जाता है और पानी में आ गिरता है। अगली सीक्वेंस में हमें सेलिना काइल और ब्रूस का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है, जिसमें ब्रूस सेलिना को कन्विंस कर रहा होता है कि वो ब्रूस और उसकी मॉम के साथ आगे रहने लगे, बिकॉज सेलिना काइल इज एन ऑर्फन। जिसके लिए सेलिना ब्रूस को मना कर देती है और कहती है लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव। अगली सीक्वेंस में जब हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं तो हमें दिखती है एडवर्ड की लैब, जहां पर ब्रूस वेन भी मौजूद था। एड ब्रूस को अपना एआई प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है। ब्रूस पूछता है इसका कोई नाम है, जिस पे एड बोलता है पहले मैंने एल सोचा था, रेफरेंस टू द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, मगर अभी मैं रिडल से सिमिलर कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी एक रिडल ही है। हम कैसे जीते हैं, हमारा पर्पस क्या है, ये यूनिवर्स आखिर क्या है, ये सब एक रिडल ही है। ब्रूस एल से पार्टी एनिमल्स के हेडगियर की फंक्शनिंग के बारे में पूछता है, जिस पे एल उसको बताता है कि इस हेडगियर के 3 फंक्शंस हैं। पहला, इसका पहनने वाले की आइडेंटिटी को ग्लोबली छुपा देना। दूसरा, उसके लिए क्रिप्टो वॉलेट बनाना। और तीसरा, वेयर को ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट की वैल्यूएशन प्रोवाइड करना। बेसिकली हेडगियर पहनने वाले को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जैसे रॉबरी, आर्सन, मर्डर, और इन सब की ब्लैक कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी में एक वैल्यू है। सर्टेन टास्क के बाद वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के ऊपर इंडिविजुअल्स को क्रिप्टो करेंसी में मनी मिलता है और कोई भी इसकी मदद से इजीली अमीर बन सकता है। एल ब्रूस को बताता है कि इसका नेटवर्क टेक डाउन करना किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इस नेटवर्क का लोकल सर्वर तो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, मगर ये नेटवर्क सैटेलाइट बेस्ड है और पार्टी एनिमल के इन हेडगियर का डिपॉजिट दुनिया भर में मौजूद है। पार्टी एनिमल्स को रोका नहीं जा सकता। एड ब्रूस से कहता है कि इस मास्क को डिस्ट्रॉय कर दो और आगे बढ़ो, मगर एड को नहीं पता कि ब्रूस ही बैटमैन है और बैटमैन के लिए मास्क कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ब्रूस के पास हार्वे की कॉल आती है। हार्वे बताता है कि उसने ब्रूस के कहने पर आर्कम असाइलम की फंडिंग्स रिपोर्ट चेक करी, जिसमें उसे पता चला कि जेके होल्डिंग्स नाम की एक फर्म की तरफ से आर्कम में काफी फंडिंग्स आई हुई हैं। जेके होल्डिंग्स की सब्सिडायरीज दुनिया भर में मौजूद थी, मगर उनमें से एक कंपनी का काम प्राइवेट प्रिजन्स बनाना था, और सिर्फ नॉर्मल प्रिजन्स ही नहीं बल्कि ब्लैक साइट्स। ब्लैक साइट्स आर इलीगल प्रिजन्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू होल्ड ऑपोजिशन बाय ओलिगार्क्स। हार्वी बताता है कि इन साइट्स के ऊपर बायोटेक, फार्मा कंपनीज, जिनोमिक फर्म्स और छोटी छोटी कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई हुई है, मगर उसको कोई अंदाजा नहीं कि इन ब्लैक साइट्स पर आखिर हो क्या रहा है। ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हमें रोमन की याच दोबारा दिखाई जाती है, मगर आज रोमन से मिलने जीसीपीडी के कमिश्नर बुलक आए हैं और इन दोनों का इंट्रोडक्शन मेरल कैंडिडेट हिल करवा रहा होता है। दोनों रोमन से मिलने उसके बॉडी रूम में जाते हैं, जहां वो सुसाइड स्लम के एक फॉर्मर चैंपियन बिब्बो बिबोव्स्की के साथ रेसल कर रहा होता है। बुलक के पूछने पर रोमन उसको बताता है कि रोमन एक पैसिफिस्ट है और पैसिफिस्ट से उसका मतलब है कि वो दुनिया में जगह जगह पीस प्रोवाइड करता है। रोमन का मानना होता है कि ये दुनिया एक अच्छी जगह है, मगर इस अच्छी जगह का कभी कभी कुछ बुरे लोग फायदा उठाते हैं। ये सब बताते बताते रोमन बिब्बो की बोन्स ब्रेक कर रहा होता है। रोमन बुलक को पार्टी एनिमल्स और बैटमैन के खिलाफ भड़का भी रहा होता है। रोमन कहता है कि कमजोर कानून ने बहुत बार जंग को अंजाम दिया है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अगर तुमने अपने लॉस को स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो गॉथम का भी यही हाल होगा। रोमन को पता होता है कि बुलक को 4 आरवी और एयर सपोर्ट की जरूरत है, तो वो बुलक को 10 आरवी और जितने चाहे चॉपर्स प्रोवाइड करने का ऑफर देता है, और इस ऑफर के साथ ही वो बिब्बो को वहीं मार देता है। रोमन क्लियरली डोमिनेटेड द कमिश्नर ऑफ जीसीपीडी इन दिस होल कन्वर्सेशन। आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखती है ब्रूस की मदर, जो जिम गार्डन की रिप्रेजेंटेशन में उनका बैच लगा रही होती हैं, मगर ब्रूस अपनी मदर की फिक्र करते हुए उन्हें बैच पहनने से मना करता है, जिसपे मार्था कहती हैं कि वो जिम की डेप्यूटी मेयर बनने वाली हैं। ये सुन के ब्रूस को अपनी मदर की और फिक्र होने लगती है, जिसपे मार्था कहती हैं उसको जिम के ऊपर विश्वास है और अगर ब्रूस के फादर जिंदा होते तो वो भी अपनी सिटी के लिए ऐसा ही कुछ करते। ब्रूस को गुड बाय किस करके मार्था वहां से चली जाती है और एल्फ्रेड कमेंट्री करके बताता है कि तुम चाहे उन्हें जितना भी प्यार कर लो, मगर तुम कभी उनको अपने आप से जकड़ नहीं सकते। फ्रीडम एक इंसान का क्रूशियल पार्ट होती है, और अगर तुम अपने अपनों को सुरक्षित और करीब रखना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, और वो है उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। वो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना।
एल्फ्रेड की ये फोरशैडोड कमेंट्री उसकी बेटी के लिए चल रही होती है, जिसको वो छुप कर दूर से देख रहा होता है। अगली सीक्वेंस में हमें दिखता है हिल, जो टाउन हॉल में पब्लिक को एड्रेस कर रहा होता है और मीडिया में बैटमैन को पब्लिक एनिमी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें ब्रूस वेन गॉथम जू के बैट हाउस में अकेला बैठा नजर आता है, जो रोमन साइनिस से कॉल पर बात कर रहा होता है। रोमन बैटमैन को $200 मिलियन का ऑफर देता है और उसको सारे रीजंस देता है कि वो इन पैसों से बैटमैन का नाम बहुत बड़ा कर सकता है। हर तरीके के गैजेट्स, वेपन्स, ऑटोमोबाइल्स और जो चाहे खरीद सकता है। ये सारी बातें सुन के ब्रूस इस ऑफर को लेने के लिए हाँ कर देता है। सीक्वेंस में आगे बढ़ने के साथ हमें ब्रूस वेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उसके फादर के किलर जोसेफ चिल की हियरिंग थी, मगर ब्रूस कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि जोसेफ की हियरिंग से पहले वो कोर्ट को कुछ बताना चाहता है। जज के अप्रूवल पर ब्रूस बैलस्ट्रेड में आता है और जज ब्रूस से पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो वो चिल की हियरिंग से भी पहले कहना चाहता है। ब्रूस के कुछ कहने से पहले ही ये सीक्वेंस खत्म हो जाती है और हमें दिखते हैं एब्सोल्यूट बैटमैन के ओरिजिन ईयर्स, जिसमें एक क्राइम डील के बीच में इंटरवीन करके बैटमैन ब्रूटली क्रिमिनल्स को मार रहा होता है। तभी हमें ब्रूस और थॉमस वेन का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें ब्रूस एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बैट शेप्ड ब्रिज तैयार कर रहा होता है। क्रिमिनल्स को मारने के बाद ब्रूस अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करता है और सोचता है कि ऐसे छोटे मोटे गली के चोरों को मारने से आखिर उसको क्या मिलेगा। ये सब करके वो कभी कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाएगा। अगर उसको सच में कुछ अचीव करना है और बड़ा इम्पैक्ट डालना है तो उसको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। ब्रूस इंटरस्टेट पाइपलाइन में अपने पाथवेज बनाना शुरू कर देता है और फैल्कोन और मरोनी जैसी बड़ी माफिया फैमिलीज की सप्लाईज लूटना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर देता है। तभी ब्रूस और थॉमस वेन का एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्रूस बता रहा होता है कि कैसे बैट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और इसी की वजह से उनकी इतनी डाइवर्स स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। हमें दोबारा वही कोर्ट हियरिंग दिखाई जाती है, जिसमें ब्रूस अब अपनी बात बताना शुरू करता है। ब्रूस बताता है कि जोसेफ चिल ने जिस दिन जू में फायरिंग करी थी वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। वो उस दिन सबसे ज्यादा खुश था। उसने जू ट्रिप प्राइज में जीती थी, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा था एंड मोस्ट ऑफ ऑल उस दिन उसके फादर उसके ऊपर प्राउड थे। मगर जोसेफ ने उस दिन अटैक करके उस दिन को ब्रूस की जिंदगी का सबसे दुखी दिन बना दिया। वो कहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे जोसेफ के पास कोई भी रीजन हो, मगर वो कभी उसको माफ नहीं करेगा और वो हमेशा उससे नफरत करता है। अगले कुछ पेजेस में हमें दिखते हैं थॉमस और ब्रूस, जो दोनों साथ मिलकर उस ब्रिज प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ हमें दिखता है अडल्ट ब्रूस, जो बैटमैन को अडेप्टेबल बना रहा होता है। इस ओरिजिन स्टोरी के साथ ही हमारा 4th इशू भी खत्म होता है और हमारा 5th इशू शुरू होता है। इशू शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है ब्रूस, जो साइनिस से डील करने के लिए उसकी लोकेशन पर जा रहा था। एज वी नो, बैटमैन एल्फ्रेड की बाइक यूज कर रहा था, जिसमें ट्रैकर्स होने की वजह से एल्फ्रेड बैटमैन को ट्रेस कर रहा होता है। एल्फ्रेड को ऑफिशियल से ऑर्डर मिलते हैं कि उन्हें जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी वो उन्हें मिल चुकी है और एल्फ्रेड को अब ये मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए। एल्फ्रेड उनसे ऑर्डर ले तो लेता है, मगर उन्हें अप्लाई नहीं करता और सीक्रेटली बैटमैन को ट्रेस कर रहा होता है। अगली सीक्वेंस में जिम से मिलने मार्था आती हैं और वो दोनों अपनी फर्स्ट मीट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन के बाद जिम कहते हैं, आई एम सॉरी, इस साल मैं जू में जाके मेमोरियल लाइट नहीं जला पाया। असल में जिम गॉर्डन हर साल गॉथम जू में जाके थॉमस वेन के लिए मेमोरियल लाइट जलाया करते थे। जिम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ब्रूस ने अपने फादर के फ्यूनरल वाले दिन जिम से कहा था कि वो चाहता है कि वो जू कभी बंद ना हो और वो हमेशा शाइन करता रहे। तभी हमें दिखता है बैटमैन एक बिल्डिंग के रूफ के ऊपर रोमन का वेट कर रहा होता है और रोमन अपने चॉपर से वहां पहुंचता है। बैटमैन के ऊपर चारों तरफ से पार्टी एनिमल्स ने स्नाइपर पॉइंट कर रखी होती है और तभी वहां रोमन आता है। रोमन बैटमैन से कहता है 200 मिलियन एनन टू एनन, मैंने सुबह ये अकाउंट के कोड्स भेज दिए। जिस पे बैटमैन कहता है, मुझे पता है और मैंने उन्हें ऑलरेडी यूज भी कर लिया। रोमन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है किसके ऊपर, वेपन्स, कार्स, प्लेन्स, और सरकास्टिकली बोलता है या फिर बैट कंप्यूटर्स, और पूछता है कितने खर्च हुए अभी तक। जिस पे बैटमैन कहता है ऑल ऑफ इट। जिस पे रोमन दोबारा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है मैं जानना चाहूंगा, और बैटमैन 200 मिलियन कैश के अंदर लगे बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और आसमान में एक बहुत ही बड़ा बैट सिग्नल बन जाता है। ये बैट सिग्नल डायरेक्ट गॉथम जू से बर्न हो रहा होता है, जहां ब्रूस ने अपने फादर को खोया था। इसके बाद बैटमैन कहता है आई डोंट नीड एनीथिंग यू हैव, ऑल आई नीड इज बैटमैन। बैटमैन के डील तोड़ने की वजह से रोमन पार्टी एनिमल्स को ऑर्डर देता है कि वो बैटमैन के ऊपर हमला कर दें और तभी सारे पार्टी एनिमल्स बैटमैन के ऊपर हमला कर देते हैं एंड वी सी सम क्रेजी एक्शन। बैटमैन एनिमल्स को मार ही रहा होता है कि वहां पे वही चंकी पार्टी एनिमल्स जो हमें फर्स्ट इशू में दिखा था वो वापस आ जाता है और पे बैक टाइम बोल के बैटमैन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिस पर बैटमैन अपने बैट स्पाइक्स एक्टिवेट कर लेता है और उस एनिमल को हर जगह से स्टैब कर देता है और वो पार्टी मेंबर बैटमैन के स्पाइक्स में स्टक हो जाता है। इतने पेन की वजह से वो पार्टी एनिमल मेंबर रोने लगता है और रोते रोते बैटमैन से बोलता है प्लीज सर मुझे छोड़ दो। जिस पे बैटमैन बोलता है तुमने और तुम्हारे बॉस ने मिलकर अभी तक जितने भी क्राइम करे, जितने भी इनोसेंट लोगों को मारा, क्या तुमने कभी उनकी फिक्र करी?
बैटमैन के रिप्लाई में रोमन बोलता है, मगर तुम्हें तो इसकी फिक्र है ना। यही बोल के रोमन बैटमैन के ऊपर नेट फायर करवा देता है और बैटमैन को कैप्चर कर लेता है और उसी के वेपन से उसको मारने लगता है। रोमन बैटमैन से पूछता है, आखिर ये करके तुम्हें मिला क्या? जिस पर बैटमैन बोलता है कि उसने रोमन की सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली और वो ऑलरेडी सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर चल रही है। रोमन कहता है, इस सब का कोई फायदा नहीं, दुनिया सिर्फ एक चीज से चलती है और वो है पैसा। और ये बोल के वो बैटमैन के सूट को फ्लेम थ्रोअर से जला देता है, उसी के ऊपर अटैक करके उसको नीचे फेंक देता है, जहाँ ऑलरेडी जीसीपीडी बैटमैन को अरेस्ट करने के लिए खड़ी होती है। मगर बैटमैन वहां से भाग जाता है, मगर भागते भागते जिम की बेटी बारबरा बैटमैन को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेती है और उसके ऊपर गन पॉइंट करके बोलती है, स्टॉप और आई विल शूट यू। जिस पर बैटमैन अपना मास्क उतार के बोलता है, देन डू इट ऑलरेडी, और अपना मास्क वहीं छोड़ के सीवर लाइन से भाग जाता है। बैटमैन के रोमन साइनस को लाइव टेलीकास्ट करने के बाद रोमन अब खुद अपने आप को लाइव टेलीकास्ट करता है और सबको अपने बारे में बताता है कि वो एक छोटे से पिग फार्म में पैदा हुआ था, एवरेज फार्मर की तरह पला बड़ा, और फार्म में उसका काम था पिग को स्लॉटर करना। जब वो पिग्स को स्लॉटर करता था तो कभी कभी पिग्स को स्पाज्म आता था, मगर वो स्पाज्म पेन की वजह से नहीं बल्कि जॉय की वजह से आता था, जिसमें उन पिग्स का पूरा ब्रेन ब्लड से भर जाता था, उन पिग्स का पूरा ब्लड उनके ब्रेन में भर जाता था और इसकी वजह से उन्हें एक एक्सटेसी रश मिलता था। रोमन कहता है, और ऐसा तब होता था जब बुलेट उनके ब्रेन के हीडोनिस्टिक स्पॉट को हिट करती थी और पिग अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते थे। उसके कहने का मतलब ये होता है कि पिग्स का उनकी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी लाइफ पहले से ही प्लान्ड होती है, उनका काम सिर्फ अपने मास्टर्स की लाइफ में जॉय पैदा करना होता है। बट वो अगर अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लें तो शायद उनके लिए वो मौत जॉयस बन जाए। रोमन कहता है कि इंसान की जिंदगी भी इसी तरह होती है, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, वो सिर्फ रिच बिलियनियर्स को लेबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि बिलियनियर्स और भी ज्यादा अमीर बनते जाएं। आम जनता अपने सिस्टम को बचाना चाहती है, मगर इस सिस्टम को उस जनता की कोई फिक्र नहीं। ये दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एवरेज टू बिलो एवरेज इनकम्स के ऊपर जीती है और चंद भर लोग ही बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट होल्ड करते हैं। तुम पूरी जिंदगी अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में लगा देते हो, लॉज को फॉलो करते हो ताकि रिच बिलियनियर्स वो सारे लॉज ब्रेक करके और अपने डिजायर्स के मुताबिक एडजस्ट करके जी सके। रोमन की सारी बातें अल्फ्रेड भी सुन रहा होता है जो ब्रूस वेन के पास आ चुका है। अल्फ्रेड गुस्से में ब्रूस से कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी ये बेवकूफी करने की, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल तो रहा था। ब्रूस कहता है, फालतू बातें ना करो और अगर मेरा हाथ जोड़ सकते हो तो जोड़ दो। जिस पे अल्फ्रेड कहता है, जरूर मैं तुम्हारा हाथ जोड़ सकता हूँ, मैं एक फील्ड मेडिक था, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इसके साथ ही वो ब्रूस को गुड बाय कह के वहां से चला जाता है। अल्फ्रेड के जाते जाते रोमन की स्पीच कंटिन्यू होती है और रोमन बताता है, क्योंकि अब बैटमैन ने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है तो मैं तुम सबको ऑफर देता हूँ, ज्वाइन द पार्टी एनिमल्स, हिट द राइट स्पॉट ऑफ योर माइंड एंड फील द जॉय। और तभी हमें दिखते हैं जिम और मार्था, जिनको पार्टी एनिमल्स की आर्मरी डिपॉजिट मिल चुकी है, मगर उसके साथ ही उन्हें कुछ पार्टी एनिमल्स भी मिल चुके हैं। और इसी के साथ हमारा 5th इशू भी एंड होता है और नेक्स्ट इशू शुरू होता है। 6th इशू शुरू होता है किलर क्रॉक के जिम से, जहां वो न्यूज देख रहा होता है कि रोमन साइनिस पूरे शहर में वेपन्स और इक्विपमेंट्स ड्रॉप कर रहा है और सभी लोगों को घर में रहने की एडवाइस दी जाती है। और तभी क्रॉक जिम के अंदर कोई पर्सन एंटर करता है, जिसपे क्रॉक बोलता है, यू हैव चूजन द रॉन्ग प्लेस, आई एम विलन क्रॉक, फॉर्मर AFC चैंपियन एंड आई हैव बीन hungry for a moment like this from a long time। मगर तभी हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्रूस है और क्रॉक उससे पूछता है कि उसके साथ ऐसा आखिर किसने करा, जिस पे ब्रूस अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहता है, आई एम बैटमैन। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जिसमें ब्रूस और उसके फ्रेंड्स स्लीप ओवर कर रहे होते हैं और ब्रूस की मदर भी वहां पर प्रेजेंट होती हैं और सारे फ्रेंड्स मिलकर ब्रूस और सलीना को एक दूसरे के लाइक करने का एक स्वीट जोक बना रहे होते हैं। मगर तभी वहां ब्रूस के फादर का किलर आ जाता है और ब्रूस की मदर को शूट कर देता है, only to find out that it was just a dream। और ब्रूस डर के मारे अपनी मदर की गोद में आके सो जाता है। अगली सीक्वेंस में हम प्रेजेंट सिटी में वापस आते हैं, जिसमें सिविलियंस पार्टी एनिमल्स इक्विप कर रहे होते हैं। उनमें से जब एक मास्क मार्था लगाती है तो उसको जिम गॉर्डन के ऊपर $1 मिलियन की बाउंड्री दिखती है। मार्था और जिम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और पार्टी एनिमल्स पूरी सिटी में हैवक क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी अगली सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है बैटमैन और ऑजी, जो एक प्लेन में कहीं जा रहे होते हैं और ऑजी बैटमैन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ब्रूस ने उससे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई है। ब्रूस ऑजी को सर्वर्स के बारे में बताता है और प्लेन से जंप कर देता है और डायरेक्टली लैंड करता है रोमन की यॉच पे, जहां उसको वही म्यूजिकोलॉजी में PhD करा हुआ बॉडीगार्ड खड़ा दिखता है। ब्रूस उसको वहीं नॉकआउट करता है और उससे एक लाइफ जैकेट अटैच करके उसको ओशन में फेंक देता है। एक छोटा बच्चा ब्रूस को मारने के लिए एक नाइफ लेके उसकी तरफ भागता हुआ आता है, जिसको बैटमैन उसके बाल पकड़ के उठा लेता है। तो बच्चा उससे कहता है, आई एम जस्ट अ किड एंड दिस वाज बैटमैन्स ऑनेस्ट रिएक्शन। बच्चे को लाइफ जैकेट से बांध के बैटमैन उसको लात मार के पानी में फेंक देता है और तभी आती है रोमन की लवर, जो बैटमैन को देखकर खुद पानी में कूद जाती है। बैटमैन उसके लिए एक लाइफ जैकेट फेंकता है और आगे बढ़ जाता है। तभी हमें दोबारा से ब्रूस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ब्रूस बुरे सपने की वजह से अपनी मदर की गोद में आके लेट गया था। ब्रूस और उसकी मदर साथ में बैठकर फोटोज देख रहे होते हैं, जिसमें मार्था ब्रूस और उसके फ्रेंड की ग्रुप फोटो देखकर कहती हैं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स,
आई लव दिस, ब्रूस अपनी मदर से कहता है। मॉम, यू माइट नॉट नो इट बट डैड टुक दिस पिक्चर एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। अगले सीन में हमें दिखता है एल्फ्रेड, जो अपनी बेटी को किडनैप करके अपने साथ प्राइवेट जेट में ले आया होता है ताकि वो उसको एक सेफ प्लेस पर ले जा सके। मगर इस बीच उनके बीच आर्ग्यूमेंट होती है। एल्फ्रेड की डॉटर उसके साथ जाने से मना करती है। वो कहती है वो अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती। उसके फादर उसकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट नहीं थे और वो ऐसा अपने लव्ड वंस के साथ नहीं करना चाहती। एल्फ्रेड कहता है जब सब नॉर्मल हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी तो वो गॉथम में वापस आ सकती है। मगर एल्फ्रेड की बेटी रेजिस्ट करती है और कहती है अगर इस प्लेन ने टेक ऑफ करा तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे कोई फादर भी थे। पायलट एल्फ्रेड से कहता है वी हैव क्लियरेंस सर, व्हाट डू यू से? जिस पे एल्फ्रेड कहता है व्हील्स अप कैप्टन, गेट इट आउट ऑफ दिस सिटी वंस एंड फॉर ऑल। फॉर मी ये सीन पूरी कॉमिक का वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक सीन था। कैसे एल्फ्रेड उसकी बेटी की विल के अगेंस्ट, उसकी चॉइस के अगेंस्ट काम करता है सो ही कुड सेव हर, मगर उसका ये डिसीजन उसको उसकी बेटी से हमेशा के लिए अलग कर देता है। यही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं रोमन साइंस की आइडियोलॉजी से भी रिजेंबल करती है। दोनों एक ही तरीके के अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं जहां आपके लिए आपका डिसीजन कोई और लेता है, चाहे वो डिसीजन आपके लिए सही हो या गलत, मगर आपके पास अपने खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए कोई फ्रीडम नहीं होती। यहीं पर यह सीन खत्म होता है और एल्फ्रेड अपनी बेटी को अनविलिंगली गॉथम से ले जाता है। अगली सीक्वेंस में हमें दिखता है बैटमैन, जो रोमन की यॉच में था और रोमन उसके ऊपर जंप कर रहा होता है। मगर इस बार बैटमैन खेलने के मूड में नहीं था। बैटमैन से पिटने के बाद रोमन कहता है तुम्हें अब भी समझ नहीं आया, मैं तुम्हें बताता हूँ। मगर रोमन की बात पूरी होने से पहले बैटमैन उसको दोबारा मारना शुरू कर देता है और मारते मारते कहता है गो ऑन, कीप टॉकिंग, एक और बार बोल के मैं मैटर नहीं करता। आई लव इट, आई फकिंग लव इट, प्लीज रोमन गो ऑन, आई सेड गो ऑन। तभी रोमन बैटमैन की गर्दन को वायर से पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका गला काटने लगता है, जिससे बैटमैन को अपनी मदर के फ्लैशबैक आने लगते हैं। और रोमन बताता है उसने पिग्स वाली कहानी में झूठ बोला था। उसको तब मजा नहीं आता जब पिग्स अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बल्कि उसको तब मजा आता है जब पिग्स तड़पते हैं और चिल्लाते हैं, जैसे उनके चिल्लाने से, उनके तड़पने से उनकी जान बच सकती है। उसको उनकी चीखें सुन के सुकून मिलता है। बैटमैन को अभी भी अपने मदर के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं और तभी बैटमैन अपनी काउल नाइफ्स को रोटेट करता है और रोमन को वहीं स्टैब कर देता है। आई डोंट नो हाउ, मगर रोमन अभी भी मरता नहीं और बैटमैन उसको भी उठाता है और एक लाइफ जैकेट से अटैच करके पानी में फेंक देता है। तभी हमें दिखते हैं पार्टी एनिमल्स, जो डिसाइड करते हैं कि वो मार्था को नहीं मारेंगे और जिम गॉर्डन को मार के उसकी बाउंटी स्प्लिट कर लेंगे। मगर मार्था कहती हैं कि मैंने तुम लोगों के फेस देख लिए हैं, अगर तुमने जिम को कुछ भी करा तो आई विल मेक श्योर दैट यू विल पे फॉर इट। जिसपे एक मेंबर बोलता है आई एम सॉरी मिसेस वेन, और यही बोल के वो मार्था को शूट करने ही वाला होता है कि बैटमैन पार्टी एनिमल्स के सर्वर को ब्लास्ट कर देता है और सारे पार्टी एनिमल्स के मास्क शट डाउन हो जाते हैं। याच के ब्लास्ट करने के साथ बैटमैन पानी में डूब जाता है और मार्था और गॉर्डन के साथ गॉथम सिटी के सिविलियंस भी बच जाते हैं। मगर तभी डूबते हुए बैटमैन को बचाने के लिए एल्फ्रेड वहां आ जाता है और इस टाइम वो बैटमैन को हील कर देता है। 6th इशू खत्म होने के साथ ही हमें दिखता है एक डार्क एपिलॉग, जिसमें दिखाया जाता है जोकर, जो बिल्कुल भी जोकर जैसा तो नहीं लग रहा था और लगेगा भी क्यों। दिस इज एन एब्सोल्यूट यूनिवर्स एंड ही इज एब्सोल्यूट जोकर। जोकर को उसका एसोसिएट रोमन के फेलियर के बारे में बताता है, जिसपे जोकर कहता है आई एम अवेयर, इट्स टाइम, गेट बीन।